जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 15 सितंबर और दोस्तों आज हम ये 3 आर्टिकल्स जो आपके सामने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, रिवर्स विदाउट बॉर्डर्स, GS2 से पर्टिनेंट है। ये संजीव बरुआ जी ने लिखा है, जहां पे बात करी गई है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स तीस्ता रिवर के ऊपर बनाए जा रहे हैं उसके इकोलॉजिकल कंसर्न्स की बात करी गई है। तीस्ता रिवर का नाम अभी हमने रिसेंटली भी सुना होगा, शेख हसीना जी आए थे इंडिया में और इस विजिट में एक अग्रीमेंट था, रिवर शेयरिंग अग्रीमेंट, जो कि नहीं हो पाया, तीस्ता रिवर अग्रीमेंट, और ये काफी सालों से अग्रीमेंट जो है लटका हुआ है। फिर एक बात करेंगे हम, अगेन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड आर्टिकल है ये। तो इंडिया का जो बढ़ता वाटर क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस को लेके, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को लेके पहले भी बहुत हम आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पे भी देखेंगे कि क्या बात यहां पे रखी गई है इस आर्टिकल में। और एक आर्टिकल अगेन हिंदू में आया है, ये इंडियन सोसाइटी से और रिलेटेड है, ओरिएंटेड है, जहां पे बात करी जा रही है द फ्यूचर ऑफ ओल्ड टाइम्स, यानी कि यहां पे जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके बारे में बात करी गई है इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेफ्टी नेट फॉर द सीनियर सिटीजन। एंड द क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ रिवर्स विदाउट बॉर्डर बाय संजीव बरुआ। देखिए, अब एक बहुत ऐतिहासिक जो बात हुई है इस पूरे ट्रिप में, जो शेख हसीना जी यहाँ पे आए थे, वो था रिवर शेयरिंग अग्रीमेंट ऑफ कुशियारा रिवर। तो कुशियारा रिवर ट्रीटी की बात करें, कुशियारा रिवर यानी कि जो एक ब्रांच है बराक रिवर का, ठीक है, जो कि असम स्टेट में ओरिजिनेट करता है। अब मोदी जी ने क्या कहा था, मोदी जी ने कहा था कि भाई ऐसे लगभग 54 रिवर्स हैं इंडिया और बांग्लादेश की, अगर हम बाउंड्री की बात करें, ऐसे 54 रिवर्स हैं जिसके बीच में आने वाले टाइम में रिवर शेयरिंग अग्रीमेंट एक्सप्लोर किया जा सकता है। और बहुत सारे लोगों का जो भाग्य है, रोजी रोटी है, लाइवलीहुड है, वो इन पानी पे निर्भर करता है। तो ये बहुत बड़ी बात मानी गई थी कि कुशियारा रिवर ट्रीटी साइन करेगी, बिकॉज अभी भी तीस्ता रिवर ट्रीटी नहीं हो पाई है। वो तीस्ता रिवर को भी कैसे बांटना है उस चीज को लेकर अभी तक एग्रीमेंट नहीं बन पाया। प्राइमरली वाई? बिकॉज ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ ममता बनर्जी, द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो बहुत ब्रीफली, वैसे तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी, कुशियारा, अगर हम कुशियारा रिवर की बात करें, यहाँ पे कुशियारा रिवर का मैप है, आप जब PDF डाउनलोड करेंगे आपको कुशियारा रिवर का मैप भी दिख जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे अभी हमने डिस्कस किया, कुशियारा यानी कि ब्रांच है बराक रिवर का, ये ओरिजिनेट करता है स्टेट ऑफ असम में, ठीक है। और इसको लेके जो बातचीत है, रिवर जो कुशियारा रिवर ट्रीटी को लेकर जो बातचीत है, काफी लंबे अरसे से करी जा रही थी। और जो प्लान था टू साइन द रिवर एग्रीमेंट, ये फाइनलाइज कब करा गया था? अगस्त में करा गया था, 25-26 अगस्त के आसपास करा गया था। लेकिन ज्यादा जरूरी बात क्या है, तो जो क्रिटिक्स हैं, आप देखिए शेख हसीना, जैसे कि आप जानते हैं कि अगले साल बांग्लादेश में इलेक्शंस हैं, तो शेख हसीना चाहेंगे कि वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बने। शेख हसीना प्रो इंडिया माने जाते हैं, तो वो कोई गलत बात तो नहीं है। अब बहुत सारे जो एंटी हैं, यानी कि जो लॉबी एंटी शेख हसीना है, उनका यह कहना है कि शेख हसीना बहुत प्रो इंडिया है। और उन्होंने ये कहा, जो क्रिटिक्स थे शेख हसीना के, भाई जो मेन मुद्दा था तीस्ता रिवर एग्रीमेंट के बारे, तीस्ता रिवर शेयरिंग के बारे, उसकी बातचीत नहीं करी गई है। और कुशियारा रिवर ट्रीटी को साइन करके जस्ट अ टैक्टिक टू डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम द रियल इशू। बट व्हाट इज द रियल इशू? इज द रियल इशू ऑफ is like sharing of तीस्ता रिवर? ऑफ कोर्स, आई मीन बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड, सिक्योरिटी डिपेंडेंट है इस रिवर पे, लेकिन ममता दीदी कहते हैं कि नहीं, हम इसको शेयर नहीं करेंगे। तो तीस्ता रिवर के बारे, अगेन वैसे आई एम श्योर कि आपको तीस्ता रिवर के बारे पता होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, बट जस्ट अज्यूमिंग अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आई जस्ट रिपीट इट अगेन। तीस्ता रिवर के बारे जहां पे बात हो रही है, 2017 में UPSC के प्रीलिम्स में तीस्ता रिवर को लेकर क्वेश्चन भी आया था, तो आपको ये बात याद रहे, जो रंगीत है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तीस्ता की। तीस्ता की बात करें, तीस्ता जो है राइट बैंक मेजर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, और ये ग्लेशियर फेड रिवर है। ये ग्लेशियर फेड रिवर है जो कि ओरिजिनेट करता है नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में। तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसके बारे, राइट। लेकिन अब जो रियल मुद्दा है, ठीक है, जो रियल मुद्दा है जो कि हमने डिस्कस करना है, वो ये है कि जो पानी की जो धारा है तीस्ता में, वो कम हो रही है, और जो डिमांड है पानी की इस रिवर में से, वो बहुत बढ़ रही है। तो चाहे वो नॉर्थ बंगाल में पैडी कल्टीवेशन की बात करें ना, अब बंगाल में असम में यहाँ पे चावल की खेती काफ़ी करी जाती है, पैडी कल्टीवेशन यहाँ पे काफ़ी करा जाता है। तो चाहे वो पैडी कल्टीवेशन की बात हो, चाहे वो पानी की रिक्वायरमेंट पैडी कल्टीवेशन के लिए हो, या वो ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट हो, सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी आपको याद होगा जो चिकन कॉरिडोर की हम बात करते हैं, ठीक है, जहाँ से कनेक्टिविटी जाती है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो अब ये जो वाटर रिक्वायरमेंट है बढ़ रही है और तीस्ता रिवर के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन तीस्ता रिवर की जो धारा है वो कम हो रही है। और स्टडीज ये भी बताती हैं कि जो अब क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो
आपका तीस्ता रिवर है, ये ग्लेशियर फेड है। तो जो ग्लेशियर्स है ना वो मेल्ट कर रहे हैं, ग्लेशियर्स रिसीड कर रहे हैं, जिसके चलते पानी की जो धारा है तीस्ता की वो और कम हो रही है। और तीस्ता रिवर के ऊपर बहुत सारे डैम बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है ना, तीस्ता इज अ हेवीली डैम्ड रिवर, तो यानी कि इसके ऊपर डैम्स बड़े बनाए जा रहे हैं। ठीक है, बिजली का उत्पादन करना है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से, तो अगर हाइड्रो पोटेंशियल है, अगर हाइड्रो पोटेंशियल से बिजली का उत्पादन हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगेन यहाँ पे इकोलॉजिकल कंसर्न्स आ जाते हैं। कुछ ऐसे इकोलॉजिकल कंसर्न्स यहाँ पे भूटान भी शेयर करता है ना। भूटान का भी ये कहना है कि चलो इंडिया बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पे बना रहा है, लेकिन इकोलॉजिकली फ्रजाइल एरिया है, जिसके चलते एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं। अब इसके चलते बहुत सारे जो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, जो अब अगर हम कंसर्न्स की बात करें, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं तीस्ता पे, ये क्या कर रहे हैं, पानी को होल्ड बैक कर रहे हैं, जिसके चलते जो पानी की धारा है, तीस्ता रिवर की जो धारा है वो कम हो रही है। ठीक है, अब अगर डैम्स अगर अपना गेट खोलते हैं, ठीक है, अपने गेट खोलते हैं पानी को रिलीज करने के लिए, वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है। और ये जो शॉर्ट पीरियड होता है जिसके दौरान पानी को रिलीज करा जाता है, ये एग्जैक्टली सफिशिएंट नहीं होता, जिसके चलते जो रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर की या ड्रिंकिंग रिक्वायरमेंट की बात करें, अर्बन वाटर यूजर्स के जो पानी की रिक्वायरमेंट रहती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। अब यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल रमन 2 की बात करें, रंगीत 3 की बात करें, तीस्ता लो डैम 3, तो ये कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि तीस्ता रिवर के ऊपर जो बने हुए हैं। और यहाँ पे लोकेशन भी आपके सामने है, वेस्ट बंगाल में है, प्राइमरली वेस्ट बंगाल और सिक्किम में है। ना इससे क्या सीखा जा सकता है, तो सिर्फ रिवर शेयरिंग अग्रीमेंट जो है केवल इस करके करना जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इश्यूज है या यहाँ पे इलेक्शंस आ रहे हैं तो इलेक्शंस के कारण हमने वोट्स जीतती हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, तो पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होना चाहिए, चाहे वो वेस्ट बंगाल की बात हो चाहे वो बांग्लादेश की बात हो। अब जरूरी बात यह पानी की जो धारा है, ठीक है, अगर पानी की धारा ठीक है देखिए डिस्प्यूट नहीं होंगे, तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में भी डिस्प्यूट नहीं होगा तीस्ता रिवर को लेके। तो जो अब ऑफिशियल कोऑपरेशन है ना पानी के चलते, जो वाटर रिलेटेड इश्यूज के चलते, वो अभी किस कंटेक्स्ट में करी जाती है, ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ हार्नेसिंग रिवर एज अ वाटर रिसोर्स, बट द लीडर्स हैव टू लुक मच मोर बियॉन्ड देन दिस, व्हिच एरियाज डिमांड मोर कोऑपरेशन। तो केवल रिवर वाटर ट्रीटी साइन करने से आपका काम वहां पे सॉल्व नहीं हो जाता। अब कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे ज्यादा कोऑपरेशन दिखाई जा सकती है, तो अगर हमको वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करना है पोल्यूशन से, डिग्रेडेशन से, वेटलैंड्स को रिस्टोर करना है, ठीक है, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन को चेक करना है, ठीक है। अब पानी में देखिए बहुत सारा जो ये आपके जो टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, आर्सेनिक की बात करें, लेड की बात करें, तो पानी में जो मेटल्स हैं कंटामिनेटेड है ना, उसके चलते बहुत ज्यादा अकरेंस है ऑफ द आर्सेनिक इन द एक्विफायर्स, जिसके चलते हमारे जो ग्राउंड वाटर लेवल्स हैं जो ऑलरेडी डिप्लीटेड हैं वो और पोल्यूटेड होते हैं। तो इस तरह के जो एरियाज हैं, कैसे पानी की धारा को और पानी की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सकता है, तो ये एरियाज हैं जो कि ज्यादा कोऑपरेशन डिमांड करते हैं एज फार एज द तीस्ता रिवर इज कंसर्न्ड। नाउ कंक्लूजन की बात करें, देखिए साउथ एशियन रीजन, यहाँ पे गरीबी बहुत है साउथ एशियन कंट्रीज में। अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का तो इंपैक्ट हर जगह ही देखने को मिलेगा, चाहे यूरोप हो चाहे साउथ एशिया हो। गरीबी भी बहुत है, पानी भी बहुत है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल भी यहाँ पे बहुत है। लेकिन एक बात भी यहाँ पे समझनी जरूरी है कि जो हाइड्रो पावर डैम्स हम बना रहे हैं, ओके फाइन, वी नीड रिन्यूएबल सोर्सेज, हमको बिजली की रिक्वायरमेंट है, हम अंधेरे में रह के तो हम तरक्की नहीं कर सकते ना, साउथ एशिया कैन नॉट हैव प्रोस्पेरिटी इन डार्कनेस। लेकिन इस बात का भी हम खास ख्याल रखें कि जो ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, जिसके चलते जो अब ये जो पानी है इनका सोर्स क्या है, ग्लेशियर्स हैं, और ग्लेशियर्स जो मेल्ट कर रहे हैं, पानी का ऑलरेडी पानी की जो धारा है वो कम हो रही है, और क्लाइमेट चेंज के चलते ये प्रॉब्लम और एम्पलीफाई करेगी आने वाले टाइम में। तो हाइड्रो पावर जो डैम्स है इसकी वल्नरेबिलिटी काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडीज कंडक्ट करी जानी चाहिए इससे पहले कि हम कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तीस्ता रिवर पे कुछ ऑपरेट करें। तो अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस एडिटोरियल में से, तो व्हाट आर द इकोलॉजिकल कंसर्न्स ऑफ इंक्रीजिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑन द तीस्ता रिवर, आप इसको 150 वर्ड्स में अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, यहां पे बात करी जा रही है वाटर क्राइसिस के बारे। तो आपको याद होगा 22 मार्च को भी एक आर्टिकल आया था, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। बहुत सारी बातें करी गई थी वाटर डिप्लीशन के बारे, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के बारे। अब यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 रिलीज करी गई थी, मार्च 22 की बात है, इसी साल की बात है। और वहां पे ये बात करी गई थी दैट देखिए बहुत एक बड़ी समस्या बन सकती है ग्लोबली आने वाले टाइम में जब पानी की कमी होगी, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, और अब अर्बनाइजेशन के चलते पानी के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, और वाटर स्कार्सिटी अब बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में देखने को मिलेगी। अब एक नई रिपोर्ट आई है जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है। अब यहां पे भी सेम बात करी गई है, यहां पे इतनी चिंता प्रकट करी गई कि लाखों लोग, लाखों करोड़ों लोग जो हैं, जो कि ऑब्वियसली पानी पे हम निर्भर हैं, चाहे हम खेती बाड़ी कर रहे हो चाहे हम ना भी कर रहे हो, ठीक है। अब पानी की तो रिक्वायरमेंट रहती है,
लाखों लोग हैं जो आने वाले समय में उनको पानी पीने को नहीं मिलेगा। और अगर हम किसानों की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहां पे डिस्कस करी गई है दैट इरिगेशन के लिए भी पानी नहीं होगा, एंड दैट विल इंपैक्ट द लाइवलीहुड ऑफ सो मेनी पीपल। नाउ ग्रोइंग वाटर स्ट्रेस की बात करें, अब देखिए अभी ग्लोबल ड्रॉट रिस्क और वाटर स्ट्रेस मैप 2019 में रिलीज करा गया था, जहां पे ये दिखाया गया था कि पर्टिकुलरली अगर हम अपने वेस्टर्न इंडिया की बात करें, सेंट्रल इंडिया की बात करें, या मोस्ट पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, यहां पे वाटर स्ट्रेस काफी ज्यादा है, ग्राउंड वाटर लेवल्स बहुत ज्यादा डिप्लीट कर चुके हैं। अक्सर हम जब एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई आर्टिकल डिस्कस करते हैं, खास करके अगर अशोक गुलाटी जी का इंडियन एक्सप्रेस में आता है, तो कहा जाता है कि पंजाब हरियाणा में भी बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है पैडी कल्टिवेशन पे, जिसके चलते जो ग्राउंड वाटर लेवल्स हैं वो बहुत डिप्लीट हो रहे हैं। तो ये बातें पहले भी करी गई हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, और ये 2018 की बात है। वहां उस रिपोर्ट में कॉशन, अब देखिए अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बात को ध्यान से समझिए। कल को आप कोई क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं वाटर पोल्यूशन से संबंधित, वाटर डिग्रेडेशन से संबंधित, तो ये रिपोर्ट्स के बारे में आपने जरूर मेंशन करना है। प्लीज इसको नोट कर लीजिए कि आपको पता हो कि नीति आयोग के द्वारा ये कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। क्या पता आपको प्रीलिम्स में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। तो समझदारी क्या है? समझदारी ये कि टॉपिक्स अगर रिपीट हो रहे हैं, अब मुझे याद है कि ये मार्च में टॉपिक आया था, है ना, चलो मैं रोज एडिटोरियल डिस्कशन कर रहा हूं, शायद इस करके मुझे याद रह जाता है, लेकिन इसके चलते वाटर पोल्यूशन के चलते, वाटर डिग्रेडेशन के चलते पहले भी बहुत आर्टिकल्स कर चुके हैं, तो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। तो अब ये आप कहें कि जी हमको कंटेंट हमारे पास नहीं आ रहा, कि हमारे पास कंटेंट सफिशिएंट नहीं है कि हम आंसर कर सकें, तो ये बात तो सही नहीं बनती है। कंटेंट है हमारे पास, समझदारी थोड़ी लगाएं यहां पे कि ये जो रिपोर्ट्स के नाम यहां पे जो मेंशन है ये हम लिख लें। वहां पे आप अपने आंसर्स में एक रिपोर्ट का नाम लिख देंगे, रिपोर्ट की एक आधी लाइन की फाइंडिंग लिख देंगे, आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं दैन एज कंपेयर टू द एवरेज कैंडिडेट। चलो कमिंग बैक टू द रिपोर्ट, तो इस रिपोर्ट ने कहा था कि सीवियर वाटर क्राइसिस हमारे देश में हो सकते हैं, और ये आंकड़ा देखिए 60 करोड़ से ज्यादा लोग, यानी कि अगर 150 करोड़ की हमारी आबादी है, तो आने वाले समय में, चलो 150 करोड़ की आबादी 160 करोड़ हो जाएगी, 180 करोड़ हो जाएगी, लेकिन 60 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो अक्यूट वाटर शॉर्टेजेस में रह सकते हैं। दैट इज क्वाइट अ लॉट। तो क्या चाहेंगे हम? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए चाहेंगे कि उनके पास पानी पीने के लिए ना हो या प्रदूषित हवा ब्रीथ करें? हम ये नहीं चाहेंगे। फिर अगर हम ट्रांस बाउंड्री वाटर सिस्टम्स की बात करें, देखिए अब जो साउथ एशियन रीजन है, अगर हम इंडिया की भी बात करें, तो ये हाई बायोफिजिकल और हाईएस्ट सोशियो इकोनॉमिक रिस्क में आ जाता है। तो पानी की समस्या होगी तो डेफिनेटली सबके लिए प्रॉब्लम होगी, और अर्बनाइजेशन का जो रेट है, अर्बनाइजेशन का जो ग्रोथ है आने वाले समय में बढ़ने वाला है। और अब अगर हम ट्रांस बाउंड्री, अब देखिए तीस्ता रिवर की अभी हमने बात करी थी, फिर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स भी होते हैं, बिटवीन टू कंट्रीज वाटर डिस्प्यूट होते हैं। तो ये जो डिस्प्यूट्स हैं आने वाले टाइम में और बढ़ जाएंगे, इसके चलते सीरियस लड़ाइयां भी हो सकती हैं। ठीक है, अब ये नहीं हम चाहेंगे कि वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति आए कि पानी के चलते क्राइसिस हो रहा है, कि वर्ल्ड वॉर यहां पे शुरू हो चुकी है, लेकिन अगेन सोशियो इकोनॉमिक रिस्क यहां पे बहुत सिवियरली इन्वॉल्व है। अब अर्बन वाटर यूज की बात करें ना, देखिए अब जहां पे अर्बनाइजेशन की बात आती है, तो अभी इंडिया में जो अर्बनाइजेशन रेट है वो बढ़ रहा है। मे बी बाय 2050 हो सकता है कि हम 55 to 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज अर्बनाइज्ड, इफ नॉट 100%। लेकिन हम ग्लोबल अर्बनाइजेशन रेट की बात करें तो बाय द एंड ऑफ, अगर हम बात करें 20th सेंचुरी, बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी ग्लोबली 50% ऑफ द आबादी, जो ग्लोबल पॉपुलेशन 2000 में थी, दे वर अर्बनाइज्ड। और हमारे यहाँ पे जो पेस ऑफ अर्बनाइजेशन है वो भी स्लो है, लेकिन पिकअप कर रहा है। लोगों की एस्पिरेशंस है, लोग आना चाहते हैं शहरों में, नौकरियां लेना चाहते हैं, ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, या अपने घर में अगर कोई बीमार है उनका इलाज कराने के लिए शहर में आना चाहते हैं। लोगों की अपनी एस्पिरेशन है, विच इज वेरी गुड। उसके चलते आने वाले टाइम में पानी की भी डिमांड बढ़ेगी, पर कैपिटा वाटर राइज देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर अब आपके पास पैसे हैं लेकिन आप पानी नहीं पी पा रहे, तो डेफिनेटली तो बहुत अजीब बात होगी। अब पैसा आपके पास है, पैसा कहते चलो आपको पैसा खुशी नहीं बाय करके दे सकता, लेकिन पैसा आपको पानी दे सकता है अगर पानी पीने के लिए ना हो। तो ये सोचने वाली बात यहां पे आती है। तो अर्बन वाटर मैनेजमेंट की बात है। अब सीधी सी बात है, अब हम जो पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, इरिगेशन वाटर की बात करें, वो कहाँ से आता है? पानी ग्राउंड वाटर से आता है। लेकिन अब जैसे सिटी बढ़ेगी, जैसे सिटी में अर्बनाइजेशन ज़्यादा होगा, जैसे सिटी के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि ज़्यादा लोग रहने आ रहे हैं, उसी तरह से जो डिपेंडेंसी है ग्राउंड वाटर की जगह सरफेस वाटर पे होगी। ठीक है, तो अब डेफिनेटली अब एलोकेशन जो है, अब विद द फर्दर ग्रोथ ऑफ सिटीज, जो एलोकेशन ऑफ अर्बन वाटर इज एनहांस्ड एट द एक्सपेंस ऑफ व्हाट? एट द एक्सपेंस ऑफ द इरिगेशन वाटर, और एट द एक्सपेंस ऑफ वाटर which is deserved by the people living in the rural areas। क्योंकि प्राइमरी एग्रीकल्चर शहरों में कम, गांव में ज्यादा प्रैक्टिस करा जाता है। अब यहां पे अहमदाबाद के केस की बात करें, अब 80% से ज्यादा जो वाटर सप्लाई है ना अहमदाबाद में, दैट वाज मेट फ्रॉम द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, बट ओनली टिल द मिड 80s। उसके बाद ग्राउंड वाटर लेवल इतने वहां पे डिप्लीट करके कि ये जो शहर है बहुत कमर्शियल शहर है, बहुत डेवलप्ड सिटी है, ठीक है, यहाँ पे बहुत लाइक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत बिजनेस है, फ्लरिशिंग सिटी है,
ठीक है, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है गुजरात की जीडीपी को। लेकिन अभी जो पूरा शहर है ना नर्मदा कनाल के ऊपर डिपेंडेंट है एज फार एज द वाटर सप्लाई इज कंसर्न। और जैसे जैसे सिटीज बढ़ती रहेंगी, तो ये सिर्फ अहमदाबाद की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, बाकी भी शहरों की बात करें, जैसे सिटीज बढ़ती रहेंगी, जैसे अर्बनाइजेशन होता रहेगा, उसी तरह से जो महानगरीय हैं, जो मेट्रो सिटीज हैं, उनकी डिपेंडेंसी सरफेस वाटर सोर्सेज पे होगी रादर देन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज फॉर द डे टू डे कंजम्पशन। Now that will definitely demand drifting away a lot of water or diversion of a lot of water which was meant for agriculture purposes. Now whatever might be the source, चाहे वो आपका सरफेस वाटर है, चाहे वो आपका ग्राउंड वाटर है, ठीक है, सिटीज जो है इन जनरल दे लार्जली डिपेंड ऑन रूरल एरियाज फॉर द रॉ वाटर सप्लाई। अब ऑलरेडी हम इंटरस्टेट रिवर वाटर कन्फ्लिक्ट्स देखते हैं, अगर हम बिटवीन टू कंट्रीज की बात करें वहां पे भी वाटर कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो आने वाले समय में शहरों और गांव के बीच में भी वाटर डिस्प्यूट के इश्यूज आ सकते हैं। क्या ये बहुत कॉमन बात होगी? यहाँ पे आर्टिकल में तो ये मेंशन है कि लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि बहुत जल्द होगा, ऐसा ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, दैट दिस इज समथिंग नॉट सो इन द डिस्टेंट फ्यूचर। बट जैसे जैसे वाटर स्कैसिटी बढ़ती रहेगी, वाटर की डिमांड बढ़ रही है, वाटर की सप्लाई कम हो रही है, इस तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं वो बढ़ते रहेंगे और क्लाइमेट चेंज के चलते, ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये जो क्राइसिस है और ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा। Now what is the way forward? तो at present जो रूरल अर्बन ट्रांसफर ऑफ वाटर है, ये दिस इज नॉट अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया, बिकॉज अभी पानी ट्रांसपोर्ट करा जाता है शहरों को, जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, पानी ट्रांसपोर्ट करा जाता है शहरों को एट द एक्सपेंस ऑफ द रूरल एरियाज। ठीक है, बिकॉज अगेन एग्रीकल्चर ज्यादातर कहाँ पे होता है? रूरल एरियाज में होता है। ठीक है, और शहरों में जो पानी है, तो ग्रे वाटर की बात करें, यानी कि जो आपका डोमेस्टिक, आपका जो किचन में अगर हम बात करें जो पानी है, अगर आप अपनी गाड़ी को वॉश करते हैं, यानी कि ग्रे वाटर में वो पानी नहीं आता जो कि आपके टॉयलेट्स में से जो पानी डिस्पोज ऑफ होता है, वो वाला पानी नहीं आता। लेकिन अगेन हम जहां पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करें, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट की बात करें, टेक्नोलॉजीज तो हैं, और अगर आपको पानी की अगर सप्लाई बढ़ानी है तो आपको उन टेक्नोलॉजीज को यूज करके ग्रे वाटर को और वेस्ट वाटर को ट्रीट करना पड़ेगा ताकि आप उसको रिसाइकल कर सके, रीयूज कर सके। ठीक है, लेकिन अभी तो बहुत सिग्निफिकेंट वाटर पोल्यूशन हमारे बहुत बड़े बड़े महानगरियों में हो रहा है। ठीक है, तो हमको ये विन विन सिचुएशन बनाना पड़ेगा, जो रूरल अर्बन ट्रांसफर ऑफ वाटर है। ठीक है, लोग जो शहर में रहते हैं वो मर भी नहीं सकते, उनको पानी भी पीना है, और ना ही लोग जो गांव में रहते हैं वो पानी की स्कार्सिटी में रह सकते हैं। लेकिन कैसे इसको एक विन विन सिचुएशन बना सकते हैं, कैसे जो ट्रांसफर ऑफ वाटर है एक सक्सेसफुल रहे बिटवीन द विलेजेस एंड द सिटीज। नाउ लास्ट आर्टिकल आज का, द फ्यूचर ऑफ ओल्ड टाइम्स इन इंडिया। देखिए दोस्तों, अब हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा तो बहुत अभी रिच है, अभी हम कहते हैं कि यहाँ पे हम बहुत युवा देश है। अभी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आई है उसने भी कहा था कि अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास आने वाले 25 सालों में होगा। लेकिन उस वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में एक और बड़ी सिग्निफिकेंट बात हमारे सामने आई थी। वो क्या थी? वो ये थी कि आने वाले समय में जो हमारी सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन है, जो एजिंग पॉपुलेशन है, वो भी बढ़ जाएगा। अब देखिए, कोविड आया, महामारी के चलते देखिए अभी हमने केसेस पढ़े, इटली में, कनाडा में ज्यादातर जो लोग मरे थे वो कौन थे? वो ज्यादा सीनियर सिटीजन लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, बिकॉज वहां पे इन शहरों में, वेस्टर्न कंट्रीज में बुजुर्ग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो देखिए, बुढ़ापा तो सब पे ही आता है ना, तब तक हम जवान रहेंगे तो कभी ना कभी हम भी बूढ़े होंगे। अब आने वाले समय में जो एजिंग पॉपुलेशन है वो बढ़ने वाली है। फर्टिलिटी रेट की बात करें वो कम हो गया है। अब देखिए, किसी जमाने में एक फैमिली में 6-6, 7-7 बच्चे होते थे, लेकिन आज के टाइम पे 1 चाइल्ड हैज बिकम द नॉर्म। तो अब डेफिनेटली हम 2050, 2060 की बात करें तो आज जो बच्चा 25-26 साल का है, तो कल को वो 60-65 साल का होगा। तो बहुत जरूरी है कि उनकी हम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की बात करें, क्या असिस्टेंस सरकारों के द्वारा बुजुर्गों को दी जा रही है, सीनियर सिटीजन को दी जा रही है। अब जो एडवांस कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, उनके तो जो सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, तो चाहे आप बेरोजगार हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, वो काफी अच्छे आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग रोबस्ट सिक्योरिटी बेनिफिट्स खास करके हमारी एजिंग पॉपुलेशन को नहीं दिए जाते हैं। अब जो शेयर है ऑफ द एल्डरली, यानी कि वो लोग जो कि 60 साल से ऊपर who are above the age of 60, अब वो जो पॉपुलेशन है दैट वाज क्लोज टू 9% इन 2011, लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये इंडिया की बात हो रही है, तो इंडिया में जो आबादी है सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 60, दैट माइट बी अराउंड 20% बाय 2036। ये नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन का कहना है। नाउ अगेन, ये जो फिगर्स हैं, ये जो डेटा है, अगर हम इसको याद रख सकें, कोट कर सकें, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि आने वाले समय में हम प्लानिंग करें और कैसे हम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट एल्डरली, जो हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, कैसे उनको ज्यादा एफिशिएंटली हम ये चीज पहुंचा सकते हैं। अब उसके बाद चलो हम पेंशन्स देते हैं, है ना, लेकिन यहां पे इस आर्टिकल में आइडिया डिस्कस करा गया यूनिवर्सल पेंशन्स का, कि क्यों ना यूनिवर्सल पेंशन दी जाए, यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द पर्सन, कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है या अबव पॉवर्टी लाइन है, सबको पेंशन मिलनी चाहिए। एक और बड़ा इशू यहां पे आता है जब हम बुजुर्गों की बात करें, वो है मेंटल हेल्थ।
ठीक है। अब देखिए, अब बहुत सारे इश्यूज रहते हैं मेंटल हेल्थ। अब देखिए, हो सकता है कि कोई ऐसे सिटीजन हो, कोई ऐसे सीनियर सिटीजन हो कि जो वैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग है, लेकिन उनके फैमिली में उनके जो बच्चे हैं उनका अच्छा ख्याल नहीं रख रहे हैं, ठीक है, उनको निगलेक्ट कर रहे हैं, उनकी हेल्थ को निगलेक्ट कर रहे हैं। और डिप्रेशन की बात करें, मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात करें, तो 60 ईयर्स एंड अबव के लोगों को ये जो इश्यूज हैं ज़्यादा आते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे डेटा बताता है, एक सर्वे करा गया था बाय अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब अलॉन्ग विद द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, और वहां पे ये आंकड़ा सामने आया था कि अमंग द पर्संस एज 60 एंड अबव लगभग 30 से 50% लोग थे जिनके पास सिम्टम्स थे कि भी इनको डिप्रेशन है, ठीक है। और जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं वो औरतों में काफी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू में, ठीक है। और डिप्रेशन का जो रिलेशन है पावर्टी के साथ, पुअर हेल्थ के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन हो सकता है कि आप गरीब ना हो सकता है कि आप अमीर हो, या हो सकता है कि चलो आप एक डिसेंट फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन आप अकेलापन है, मे बी होता है कई बार कोई विडो हो जाते हैं, उनकी वाइफ चले जाती है या हस्बैंड चले जाते हैं, तो अकेलापन होता है, बच्चे ज्यादा ख्याल नहीं रखते हैं, जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो ज्यादा केयर नहीं करते हैं, तो बहुत सारे कारण बन सकते हैं। नाउ, अब हार्डशिप्स फेस्ड बाय द एज। अब सिर्फ गरीबी एक प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर हम मुश्किलों की बात करें, खास करके बुजुर्ग एज में और भी बहुत इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं। लेकिन हाँ, अब क्या पैसा कंप्लीटली आपकी मदद कर सकता है? क्या पैसा अकेलेपन का इलाज भी दे सकता है? तो वैसे प्राइमरली तो नहीं कर सकता। देखिए, चलो पैसा आपको कुछ असिस्टेंस दे सकता है, आपकी जो दवाइयां हैं, जो आपके डॉक्टर के जो खर्चे हैं, जो हॉस्पिटल के खर्चे हैं, वो पूरे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन पैसा पूरी तरह से आपके काम नहीं आ सकता। बट नेवरदलेस ओल्ड एज पेंशन्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट दे बिकम अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स, नॉट ओनली इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड एज वेल। अब सेफ्टी नेट, अगर हम हमारे यहाँ पे जो अगर हम बात करें सेफ्टी नेट प्रोवाइडेड बाय इंडिया, तो हमारे पास स्कीम्स हैं, ठीक है, जो कि नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी हैं, चाहे वो एल्डरली हैं, चाहे वो विधवा लोग हो, चाहे वो डिसेबल्ड हो, दिव्यांगजन हो, ठीक है। प्राइमरली ये जो हमारे पास जो सेफ्टी नेट है, दैट इज अंडर व्हाट? दैट इज अंडर द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये आपको याद रहे, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन एलिजिबिलिटी जो है इस प्रोग्राम की, वो कहां तक रिस्ट्रिक्टेड है? सिर्फ बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज तक ही सीमित है, ठीक है। अब यहां पे टारगेटिंग की प्रॉब्लम आती है, ठीक है भाई। अब बहुत आउटडेटेड लिस्ट है हमारे पास बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज की, ठीक है। और अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, सेंट्रल कंट्रीब्यूशन कितनी है इस स्कीम के चलते? केवल 200 रुपए। और ये 200 रुपए पर मंथ कब से कंट्रीब्यूशन करी जा रही है? सिंस 2006। तो इसको रिवाइज करने का समय नहीं आ चुका। अब महंगाई तो 2006 में और थी, आज 2022 है, 2023 आने वाला है, तो डेफिनेटली दैट कॉल्स फॉर रिविजन। अब टारगेटिंग की बात करते हैं। देखिए, टारगेटिंग वैसे भी, चाहे हम सीनियर सिटीजन की बात करें या वैसे भी कोई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की बात हो या फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, तो टारगेटिंग करना बहुत मुश्किल रहता है। बहुत सारे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर्स हो सकते हैं, ठीक है। और जब ओल्ड एज पेंशन की बात आती है तो टारगेटिंग और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस करके यहां पर सजेशन दिया गया है कि ओल्ड एज पेंशन के मामले में यूनिवर्सल ये डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कि टारगेटिंग ओनली टू द बीपीएल फैमिलीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है, देखिए यहां पे भी वो बात फिर से डिस्कस करी गई है कि कोई विधवा है या कोई बुजुर्ग लोग हैं, हो सकता है कि वो वेल ऑफ हो, लेकिन उनकी फैमिली के द्वारा उनको केयर नहीं दी जा रही है, ठीक है। इमोशनली बहुत वीक है, उनके जो बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ठीक है, या उनके जो डॉटर इन लॉज हैं, वो उनकी ज्यादा केयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये इशू एड्रेस करने को यहाँ पे बात करी गई है। अब एग्जाम्पल ऑफ तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि जो एलिजिबल लोग थे जिनको पेंशन मिलनी चाहिए, जो कि सो कॉल्ड बिलो पॉवर्टी लाइन में फॉल करते हैं, उनको पेंशन नहीं मिली, और वो ज्यादा गरीब थे दैन द पीपल हु वर गेटिंग पेंशन्स, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे एक और बात आती है कि जो टारगेटिंग है, टारगेटिंग करने में ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। देखिए, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, सरकार से पैसे लेना इतना आसान काम नहीं होता है ना। खास करके अगर आप कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं सरकार से, उसके लिए आपको बहुत सारे कागज पत्र आपको इकट्ठे करके सरकार को देने पड़ते हैं, ठीक है। आपको पहले बीपीएल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, उसके बाद भी अगर आप प्रूव करो कि आप एलिजिबल हो, जैसे कि तमिलनाडु में हुआ था कि जो लोग लेफ्ट आउट थे, बाद में उन्होंने अपने बीपीएल सर्टिफिकेट्स दिए, जो भी सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड थे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देने के लिए, उसके बावजूद भी बहुत कम लोग थे जिनको अप्रूवल मिली थी फॉर दिस पेंशन बेनिफिट। प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम सरकारी कर्मचारियों की है? क्या प्रॉब्लम पॉलिटिकल विल की है? नहीं, इनफैक्ट सरकारी कर्मचारियों को तो टारगेट दिया जाता है कि जितना हो सके आपने पैसे सेव करने हैं, कि यानी कि जितना हो सके आप इनएलिजिबल जो पर्संस हैं, जो कि स्कीम में नहीं आते हैं, इस बेनिफिट में डिजर्विंग नहीं है, उनको आप बाहर निकालिए, ठीक है। तो सरकार का यानी कि सरकारी ऑफिशियल्स का फोकस क्या है? पैसे बचाना,
ठीक है, तो ये एक थोड़ा चिंता का विषय यहां पे बन जाता है। तो यहां पे बात करेगी कि कैसे हम इस सोशल सेफ्टी नेट को वाइडन कर सकते हैं। तो प्रपोजल क्या है कि क्यों ना हम नियर यूनिवर्सल पेंशंस फॉलो करें। अब ये जो मॉडल है ऑलरेडी कुछ स्टेट्स जो है फॉलो करते हैं। अब अगर हम कुछ साउदर्न स्टेट्स की बात करें, डेफिनेटली जो साउदर्न स्टेट्स हैं लाइक केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो ये थोड़े वेल ऑफ हैं। काफी सारे इंडिकेटर्स में दे आर मच मोर डेवलप्ड, मच मोर एडवांस दैन लेट्स से द सेंट्रल स्टेट्स और द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, राइट। अब यहां पे नियर यूनिवर्सल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम्स है। इनफैक्ट कुछ जो गरीब राज्य हैं हमारे देश में, ओडिशा की बात करें, राजस्थान की बात करें, वहां पे भी नियर यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी पेंशन है, ठीक है। अब अगर हम बजट की बात करें तो बजट कितना है, अभी हमने पीछे बात पढ़ी कि केंद्र सरकार के द्वारा इसमें कितनी कंट्रीब्यूशन करी जा रही है, 200 रुपए प्रति मंथ सिंस 2006। लेकिन एनएसईपी का जो बजट है इस साल का कितना है, लगभग 9650 करोड़ का, और ये बजट पिछले 10 सालों से सेम रहा है। तो डेफिनेटली इस बजट को भी बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंक्लूजन में देखिए, सोशल सिक्योरिटी पेंशंस, ये तो पहली बात आती है, पहला स्टेप है टुवर्ड्स डिग्निफाइड, टुवर्ड्स अ लाइफ विच इज फुल ऑफ डिग्निटी फॉर द एल्डरली, ठीक है। इतना उन्होंने देखी मेहनत करी है, अपने बच्चे बड़े करे हैं। अब अगर बच्चे उनको निगलेक्ट कर रहे हैं, बच्चे उनकी केयर नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बुरी बात है। तो डेफिनेटली और भी जो रिक्वायरमेंट रहती है, तो चाहे वो हम ओल्ड एज होम्स की बात करें या काउंसलर्स की बात करें, साइकोलॉजिकल हेल्प की बात करें, स्ट्रेस से कैसे डील करना है, उनके हेल्थ केयर इश्यूज की बात करें, तो डेफिनेटली अगर बच्चे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं या अगर किसी कारण वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इन सब फैसिलिटीज को, तो वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेवरेज करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आज के बच्चे में, आज के नौजवान में सरकार इन्वेस्ट करना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम बुजुर्गों को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर भी इन्वेस्ट करना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी हम अपने जवानों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है, इवैल्यूएट इंडिया सोशल असिस्टेंस स्कीम्स फॉर द एल्डरली, सजेस्ट मेजर्स टू वाइडन द सेफ्टी नेट फॉर द एजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इसको 250 शब्दों में आपने आंसर करना है। नाउ ये दोस्तों हमारे 3 आर्टिकल्स है। आपने कहां पे आंसर करना है, आपने आंसर पोस्ट करना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। इसका लिंक पाने के लिए आप अभी वीडियो देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको ये लिंक दिखाई देगा। इसको क्लिक करेंगे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट करा जाएगा। यदि नहीं करा जाता तो आपने क्या करना है, तो आपने इस नंबर पे 6280-133-177 इस नंबर पे आप अपनी टेलीग्राम की ऐप से मैसेज ड्रॉप करेंगे कि भी कहेंगे कि मेरे को इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो, एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग में, और हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड किया जाएगा। ना दोस्तों, एक आपको और मैं बात बताना चाहता हूं, बेस्ट आंसर चलो आज मैं शेयर करूंगा अक्षय प्रभाकर का। आज हमारा डाउट सेशन था बच्चों के साथ, जो हमारे जो बच्चे हैं जो पेड कोर्सेज हमारे लेते हैं। अब कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था जो कि बहुत कॉमन कंसर्न सबका था कि आंसर राइटिंग कैसे करें। देखिए, मेहनत तो आपने ही करनी है ना, इनर्शिया से तो बाहर आपने ही निकलना है। हम यहाँ पे गाइड कर सकते हैं। अब चलो, ये एडिटोरियल्स का इनिशिएटिव है, हम पिछले 1 साल से इसको रन कर रहे हैं। आंसर राइटिंग का जो इनिशिएटिव है एडिटोरियल्स में, ये अभी हमने कुछ 2-3 महीनों से शुरू करा है। उसके बाद अभी 12 बजे आयुष सर क्लास लेते हैं यूट्यूब पे मेंस डे की। तो और कुछ नहीं, अगर आप ये 2 क्वेश्चन, जो मेंस डे की जो क्लास होती है 12 बजे, उसका एक क्वेश्चन और ये जो एडिटोरियल का एक क्वेश्चन, अगर आप 2 क्वेश्चन रोज के प्रैक्टिस कर लें, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि अभी आपको 1 महीना 2 महीना यूपीएससी की तैयारी करते को हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, और आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं जो तैयारी 3-4 साल से कर रहे हैं, लेकिन उनको बस ऑब्सेशन प्री निकालने से है। जब प्री निकलेगा फिर मेंस कैसे दोगे आप, जब आपने मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी? तो म्यूट स्पेक्टेटर बन के बैठे रहना है? नहीं, हमने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना होता है कि सर ये देखो, जो आंसर आप डिस्कस करते हो ना, ये कैसे बच्चा आंसर लिख सकता है कि इसको लिखने में तो 20-25 मिनट लग सकते हैं। कोई बात नहीं, आप आधा घंटा लगाओ, 50 मिनट लगाओ, घर पे बैठ के लिख रहे हो, लिख तो रहे हो, आपने इनर्शिया से तो बाहर निकलो। अभी आपको कोई ट्रॉफी तो नहीं मिल रही यहाँ पे, कोई वर्ल्ड कप का तो आपको मैन ऑफ द मैच अवार्ड नहीं मिल रहा कि अगर आपने ये आंसर अगर आपने 10 मिनट में नहीं भी लिखा। ये तो आपकी ईमानदारी है कि कैसे आप इसको ट्रैक कर पा रहे हैं, है ना, कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पा रहे हैं। अब अगर आज आप 20 मिनट में आंसर लिख रहे हैं, अब डेफिनेटली अगर मैं अक्षय के आंसर की बात करूं, अक्षय ने अच्छा आंसर लिखा, लेकिन लेंदी बहुत लगा, मुझे भी काफी लेंदी लगा। ठीक है, ये जो सेकंड पेज है, यहाँ पे जो बातें करी गई हैं कि रीजन फॉर शिफ्ट टू मल्टीलेटरलिज्म है, वो तो सही था, लेकिन यहां पे जो बात करी गई है, चलो डिफरेंस भी यहां पे सही था, लेकिन यहां पे जो बात करी गई है इंडिया एंड इट्स मल्टीलेटरलिज्म की, इसको आप अवॉइड भी कर सकते थे। जहां पे आपने इंडिया रशिया, इंडिया चाइना, इंडिया यूएस की बात करी है, हाँ, इंडिया कौन से डिफरेंट मल्टीलेटरल फोरम्स का मेंबर है वो बात आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। इंडिया एंड द मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जहां पे बात करें वो भी आप बात ऐड कर सकते हैं। क्या क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन कि इंडिया हैज शिफ्टेड। तो पहले तो शुरुआत में आप बात करेंगे भी नॉन अलाइनमेंट क्या थी, क्या कारण बने कि आपने शिफ्ट किया टुवर्ड्स मल्टी अलाइनमेंट, मल्टीपोलैरिटी, और अंत में आपने डिफरेंसेस यहां पे लिस्ट कर दिए। एक बात है, कमिंग बैक जो मैं भी बात कर रहा था कि डेफिनेटली वर्ड लिमिट ज्यादा है, बट दैट्स फाइन, दैट इज फाइन। लेट्स नॉट क्रिटिसाइज ईच अदर कि यहाँ पे 500 शब्दों में आंसर लिखा गया है, 600 शब्दों में आंसर लिखा गया है, कि ऐसे आंसर कैसे 8 मिनट में लिखा जा सकता है। फाइन, आई एग्री विद यू, लेकिन लिखिए,
अपने इनर्शिया से बाहर निकलिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, वो बहुत जरूरी है। उसी पर्पस के कारण ये इनिशिएटिव बनाया गया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप यहां पे पीयर टू पीयर रिव्यू भी कर सकते हैं। मॉडल आंसर हर एक क्वेश्चन का आपको शाम को 6 बजे पिन मिल जाता है। अगर किसी दिन लेट हो जाए तो अगले दिन आपको मॉडल आंसर हम पिन कर देते हैं, ठीक है। नाउ बिफोर आई लीव यू, आई मस्ट टेल यू, For those of you who are looking for mentorship for sociology, so दोस्तों sociology for UPSC 2023 का mentorship कोर्स हमारे पास है। sociology जैसे आप जानते हैं यहाँ पे शेखर सर पढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ के जो फीचर्स हैं इस mentorship कोर्स में, आप इस फीचर्स को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स हैं। इस पे अभी एक कूपन भी है, अगर आप अर्ली बर्ड का कोड लगाएंगे तो आपको यहाँ पे 33% ऑफ मिलेगा। तो वैसे तो ये पूरा का पूरा होलिस्टिक जो कोर्स है सोशियोलॉजी का 27,999 का है, लेकिन अभी स्पेशल ऑफर के चलते ये आपको 18,899 का पड़ेगा और इसमें इजी इंस्टॉलमेंट्स भी अवेलेबल है। इंस्टॉलमेंट्स के बारे में जानकारी लेने के लिए, इस कोर्स के बारे और जानकारी लेने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए और आपकी पूरी असिस्टेंस करी जाएगी। तो दोस्तों मैं आपसे लेता हूं इजाजत और मिलेंगे हम कल और चर्चा के साथ। आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और लिखते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।